गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट एंड एवरी मेंबर्स ऑफ टीम। आज हम शुरुआत कर रहे हैं इंटीग्रल इक्वेशन की। इंटीग्रल इक्वेशन जो पेपर है एमएससी का और जिसका सबसे ज़्यादा पार्ट 20 नंबर का आता है नेट CSIR के अंदर, उसकी हम बात करेंगे। और इस जो सेशन के अंदर हम लोग जो करने वाले हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्या होता है यहाँ पर इंटीग्रल इक्वेशन, उसके बारे में। तो इंट्रोडक्शन की हम लोग बात कर लेते हैं। ओके, तो इंटीग्रल इक्वेशन है क्या, सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं। इंटीग्रल इक्वेशन सुनिए, यहाँ जो इंटीग्रल एक दो टर्म्स की बात हो रही है, एक बात हो रही है इंटीग्रल, एक हो रही है इक्वेशन। तो सीधा सीधा समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर हमें यहाँ एक टर्म है इंटीग्रल, दूसरा है इक्वेशन। तो सीधा समझ में आ रहा होगा कि इंटीग्रल के बारे में बात होगी और एक इक्वेशन के बारे में बात होगी यहाँ पर। तो उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो CSIR नेट एग्जाम्स में जो आता है कंटेंट, वो ये आता है कि यहाँ से आपको 2 टाइप्स की इक्वेशंस होती हैं। एक फ्रेडहोम बोला जाता है और दूसरी टाइप्स की होती है वोल्टेरा टाइप। ठीक है, तो ये दोनों टाइप्स की इक्वेशंस होती हैं, इनका एक सॉल्यूशन निकालना होता है, आइगन वैल्यूज निकालनी होती हैं। इनके बारे में एग्जाम से पूछा जाता है। लेकिन हम अब इसको MSc के लेवल से ही स्टार्ट कर रहे हैं। पूरा MSc का एक पेपर होगा ये। आप वीडियोस को देख सकते हैं यूट्यूब पर भी, और लाइव सेशन ले सकते हैं टीचमेंट ऐप पर, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से अब बात करते हैं इंटीग्रल इक्वेशन की। इंटीग्रल इक्वेशन होती क्या है, ठीक है। तो इंटीग्रल इक्वेशन की कहानी यहाँ से शुरू होती है कि एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर इंटीग्रल के अंदर एक ऐसा पद विद्यमान हो जो अननोन हो। हमारे पास दो, पहले सबसे पहले बात करते हैं नॉन और अननोन। नॉन और अननोन क्या होता है यहाँ पर? नॉन का मतलब अभी यहाँ पर मैथमेटिक्स जो पढ़ रहे हैं आप PG लेवल पर, तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें होंगी वो सब इंग्लिश में होने वाली हैं। तो आपको थोड़ा हिंदी के साथ टच करते हुए हम लोग लेके चल रहे हैं। आने वाले टाइम पर पूरा इंग्लिश में रहेगा। तो नॉन का मतलब ज्ञात होता है और अननोन का मतलब अज्ञात होता है। ठीक है, अब यहाँ ज्ञात की बात करते हैं। ज्ञात और अज्ञात क्या है? ज्ञात का मतलब ये होता है कि कैसी वैल्यू है, ऐसा फंक्शन जो हमें दिया गया हो और उसे डिफाइन करके दे रखा हो कि किस तरह का ये फंक्शन है हमारे पास। जैसे मुझे लिख दिया जाए f(x_t), और यहाँ पर f(x_t) का मतलब एक फंक्शन है जो x का है और t का है। ठीक है, एक ऐसा फंक्शन जो x का है और t का है, उसको डिफाइन करके दे दिया मुझे। यहाँ पर लिख दिया कि x² + t² ओके, ये आपको डिफाइन कर दिया। तो यहाँ पर x की जो भी एंट्री होगी उसको x की जगह रिप्लेस कर देना है, और जहाँ t की जगह जो एंट्री होगी उसको t की जगह रिप्लेस कर देना है। तो ये तो हो जाता है एक नॉन फंक्शन। ओके, ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि नॉन फंक्शन होता क्या है। नॉन फंक्शन का मतलब जो हमें डिफाइन कर दिया जाए बिल्कुल, और जिसमें वैल्यूज को रखने पर हम कुछ वैल्यूज निकाल सकें। जैसे कि मुझे यहाँ पे f(25) लिख दिया जाए, तो यहाँ पे x की जगह वैल्यू रिप्लेस करनी है 2 और t की जगह रिप्लेस करनी है 5। तो मैं जब इस वैल्यू में ये जो वैल्यू दी गई है इसे अगर हम इसमें रखेंगे तो हमें यहाँ पे पता चल जाएगा कि क्या होता है, क्या क्या मान निकल के आने वाला है। ये तो कहलाता है नॉन फंक्शन। एक होता है अननोन फंक्शन। अननोन फंक्शन का मतलब हमें जैसे gx लिख दिया, hx लिख दिया, और यहाँ पर इसको डिफाइन नहीं किया। सेम इसको मतलब इंटीग्रल के अंदर इसको लिख दिया जाए gx dx, और आगे हमें ये पता ना हो कि ये gx का मान किस तरह का है। तो ये हमारा अननोन फंक्शन होता है। ओके, और ये जो अननोन फंक्शन होता है इसे ही हमें निकाल के लाना होता है पेपर के अंदर भी। और अब जो हम पढ़ेंगे जितने कंसेप्ट, सबके अंदर सिर्फ ये अननोन फंक्शन के ऊपर बात होने वाली है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इंटीग्रल इक्वेशन है क्या।
एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर इंटीग्रल का साइन हो और वो इक्वेशन फॉर्म में लिखी और जिसके अंदर नॉन फंक्शन भी एग्जिस्टेंस करें और अननोन फंक्शन भी एग्जिस्टेंस करें, वो कहलाता है एक इंटीग्रल इक्वेशन। मैं बता देता हूँ कि कुछ टाइप्स की इंटीग्रल इक्वेशन कैसी होती हैं। जैसे कि आपको लिख दिया जी एक्स बराबर इंटीग्रेशन ए टू एक्स, यहाँ के एक्स टी एंड जी टी डी टी। ओके, आप देख पा रहे हैं ये इक्वेशन है हमारी जो लिखी गई है। तो ये जो इक्वेशन लिखी है हमारी, ये जी एक्स बराबर इंटीग्रेशन ए टू एक्स के एक्स टी जी टी डी टी। तो यहाँ देखेंगे आप के एक्स टी को आपको यहाँ पर पहले ही डिफाइन करके देंगे। यहाँ पर सिर्फ एक जनरल फॉर्म जिसको बोला जाए वो यहाँ पर ये एक फॉर्म होने वाली है। यहाँ ये लिमिट्स होती है इंटीग्रल की, और यहाँ जिस वेरिएबल की फॉर्म में यहाँ एक अननोन फंक्शन होता है उसी वेरिएबल की फॉर्म में यहाँ उसके साथ ये डिफरेंशियल इंटीग्रेशन होता है। ओके, इस पूरे सवाल को सॉल्व कर, जी भैया कहिए। हाँ, वो भी आता है, वो एक जनरल फॉर्म है। अभी हम एक नॉर्मल फॉर्म बात कर रहे हैं कि कुछ इस टाइप्स की हमें मिलती हैं इक्वेशन। तो ये अगर आपको इंटीग्रल इक्वेशन पहचाननी कि कौन सी इक्वेशन इंटीग्रल इक्वेशन है या नहीं है, तो उसको हम बात करें तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इंटीग्रेशन साइन के अंदर एक नॉन फंक्शन हो, अननोन फंक्शन हो, बाहर भी अननोन फंक्शन की फॉर्म हो, तो ये कहलाता है हमारा एक इंटीग्रल इक्वेशन की फॉर्म। ओके, अब हम इंटीग्रल इक्वेशन की स्टार्टिंग करते हैं कि इंटीग्रल इक्वेशन होती कैसी हैं, कैसा इनका फॉर्म होता है। ठीक है, जनरल फॉर्म की बात करते हैं, जो जनरल जैसा इंटीग्रल इक्वेशन को माना जाता है। ये एक इसका मॉडिफाइड मेथड है, मॉडिफाई मॉड है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ इंटीग्रल या इंटीग्रल जनरल इक्वेशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये है क्या, ये नॉर्मल फॉर्म होती है आपकी एच एक्स जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्बडा इंटीग्रेशन ए टू, ये जो ऊपर वाली लिमिट होती है दो तरह की होती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि एक्स टी जी टी डी टी, ये आपका एक इंटीग्रल फॉर्म है। ये आपको मेमोराइज करना है, ये यही हमें काम में आने वाला है। इसी के बेस पर हम पूरी की पूरी जंग लड़ने वाले हैं। जो जो हमारी जंग चलने वाली है ना इंटीग्रल की, वो इसी के बेस पर होने वाली है। ये आपको याद है तो ये मान के चलें कि आपके 20 नंबर नेट के अंदर, और जो आपका पेपर है उसमें 100 में से 100 नंबर कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत इजी कंसेप्ट है। सिर्फ आपको ये समझना है कि इक्वेशन होती क्या है, इंटीग्रल इक्वेशन होती क्या है और किस टाइप्स की होती है, पेपर में किस तरह से पूछा जाता है। अगर ऐसे स्टूडेंट जो अभी प्रीवियस में हैं और अभी वेट कर रहे हैं कि एग्जाम्स होंगे, तो ये मान के चलिए कि एग्जाम 100% होने वाले हैं, क्योंकि कोविड की जो पॉजिटिविटी रेट है वो बढ़ चुकी है, यानी कि रिकवरी रेट। तो एग्जाम्स का शेड्यूल अब बनने को तैयार हो गया है। तो आप सभी तैयारियां करते रहें अपनी, और आगे भी चलाते रहें। ठीक है, कंटिन्यू रखें पढ़ाई को, और जुड़ सकते हैं हमारे साथ एजुकेशन के लिए अगर आपको चाहिए तो। ठीक है, किसी भी क्लास के लिए अभी हम उसका एक डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, उस पर जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, जनरल फॉर्म ये जो है इक्वेशन नंबर 1, ये आपकी इंटीग्रल इक्वेशन कहलाती है। और इंटीग्रल इक्वेशन कैसे है आपको बता दूं, यहाँ एच एक्स जो फंक्शन होगा वो नॉन फंक्शन होगा, जी एक्स एक नॉन फंक्शन होगा, यहाँ एफ एक्स होगा वो भी एक आपका नॉन फंक्शन होगा, यानी ये भी नॉन, ये भी नॉन। ये वाली जो लैम्बडा जो वैल्यू है, ये यहाँ पर एक वैल्यू है जो दो तरह की हो सकती है, रियल वैल्यू भी हो सकती है और कॉम्प्लेक्स वैल्यू भी हो सकती है। समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं जो बता रहा हूँ, ये एक फॉर्म है, ये आपको मेमोराइज कर लेनी है कि इस तरह का होता है। और यहाँ जो के एक्स टी ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है, ये कर्नल बोलते हैं इसको, या कर्नेल भी बोला जाता है। ठीक है, आप जो भी आपको वर्ड ठीक लगे, वैसे नॉर्मली इसको कर्नेल बोलते हैं, कर्नल भी बोल सकते हैं आप इसे। ठीक है, या जी टी डी टी। हाँ, जो यहाँ पे जो लैम्बडा वैल्यू होती है, ये एक आइगन वैल्यू कहलाती है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा मैट्रिक्स के अंदर आइगन वैल्यूज को हम लोग निकालते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी एक आइगन वैल्यूज होती है, और इसी के साथ इसका आइगन वेक्टर भी निकलता है। ओके, अगर आइगन वैल्यूज हमें पता चल जाती है तो फिर आइगन वेक्टर भी हम लोग निकालते हैं।
और यहाँ जो आइगन वैल्यूज होती है वो रियल भी होती है और कॉम्प्लेक्स भी होती है, दोनों हो सकती हैं, ठीक है। तो इसके जितने भी हिस्से थे आपको समझ में आए होंगे, किस तरह का होता है, कौन सा नॉन होता है, कौन सा नॉन होता है। यहाँ ये जो वैल्यू होती है ये अननोन होती है, ओके। तो इंटीग्रल इक्वेशन है क्या, आपको समझ में आ रहा है? इंटीग्रल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर इंटीग्रल साइन के अंदर एक अननोन फंक्शन एग्जिस्टेंस करे, इंटीग्रल इक्वेशन कहलाती है। और साथ में यहाँ पर जो लिमिट्स हैं, नीचे वाली लिमिट्स आपको एक डिजिट मिलने वाला है और ऊपर वाली जो लिमिट्स है वो आपको टू टाइप्स की होने वाली है। जब आपको पता है कि यहाँ पर ये चेंज है, यहाँ पर जो इंटीग्रल लिमिट्स नहीं दी है, तो ये दो तरह की हो सकती हैं। एक तो कि डिजिट हो सकती है, यानी कि एक कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, और दूसरी हो सकती है ये वाली वैल्यू एक आपकी वेरिएबल, वेरिएबल जैसे आपको एक्स लिख दिया लिमिट में, तो यहाँ पर ये दो तरह की हो सकती है। इन्हीं के बेस पर इनका हम डिवाइडेशन करते हैं कि कितने टाइप्स की इंटीग्रल इक्वेशन होती है। तो जनरली जो इंटीग्रल इक्वेशन होती हैं वो हमारी होती हैं यहाँ पर तीन टाइप्स की, ठीक है। तो समझ में आया होगा आपको कि जो भी मैंने आपको बताया है इंटीग्रल इक्वेशन के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन, अगर समझ में आया तो आप एक बार बोल सकते हैं कि हाँ जो भी है वो समझ में आ गया है। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर इंटीग्रल इक्वेशन होते कितने टाइप्स के हैं। इंटीग्रल इक्वेशन जो होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं, ठीक है। देखिए टाइप्स ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन, अब हम बात कर लेते हैं इनकी टाइप्स ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। इनको जो इंटीग्रल इक्वेशन का पार्ट्स है इसको हम लोग तीन भागों में डिवाइड करते हैं। मैं आपको एक एक का बता रहा हूँ डिस्क्राइब करके, वो देखते जाएं। इंटीग्रल इक्वेशन जो होती है वो तीन भागों में डिवाइड होती है। किस तरह की हो सकती है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज इसके साथ बनती हैं, ये हम लोग अब डिस्कस करेंगे। देखिए तो इंटीग्रल इक्वेशन था उसको तीन भागों में बांट दिया, तीन भाग किस तरह के हैं वो देखिए। पहला जो होता है वो होता है लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, ओके। दूसरा होता है यहाँ पर नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, और यहाँ बात करते हैं थर्ड सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन। ये तीन टाइप्स की होती हैं, अब इनका आगे भी और डिवाइडेशन है। तो ये जो हमें तीन टाइप्स की इंटीग्रल इक्वेशन की बात की गई है, इनमें क्या क्या चेंज है, किसको क्या बोला जाएगा, कैसी होती हैं, इसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ फटाफट, देखते जाए। तो यहाँ लीनियर, नॉन लीनियर और सिंगुलर, तो आपने सबके बारे में बीएससी जब आपने पढ़ा होगा तो लीनियर क्या होता है, नॉन लीनियर क्या होता है और सिंगुलर क्या होता है इसके बारे में पढ़ा होगा। तो एमएससी के सेशन के अंदर और CSIR नेट के सेशन के अंदर हम लोग यही डिस्कस कर रहे हैं कि लीनियर, नॉन लीनियर और सिंगुलर क्या है। लीनियर की बात करें तो आपने ये पढ़ा है कि लीनियर एक ऐसी इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें, डिफरेंशियल इक्वेशन आपने पढ़ी है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में देखा होगा जैसे कुछ इक्वेशन लिखी होती है d²y/dx² प्लस x dy/dx प्लस y बराबर साइन x, कुछ इस तरह की इक्वेशंस लिखी होती हैं, ये एक लीनियर इक्वेशन कहलाती है। तो लीनियर इक्वेशन क्या होगी, लीनियर इक्वेशन का आपको बताया गया था कि किसी के भी पावर, कोई भी डिफरेंशियल ऑपरेटर है या जो भी ऑपरेटर है उसके पावर अगर 1 है, अगर कोई भी ऑपरेटर है, डिफरेंशियल ऑपरेटर लगा दें, इंटीग्रल ऑपरेटर लगा दें, डेल ऑपरेटर लगा दें, मतलब जो भी ऑपरेटर की बात कर लें आप, उस ऑपरेटर के ऊपर अगर पावर 1 लगी हुई है तो ये मान के चलना कि वो जो भी सभी ऑपरेटर्स के पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी एक के पास यहाँ 1 है यहाँ पर 2 आ जाए, तो ऐसा नहीं, जितनी भी इक्वेशंस हैं, जितने भी ऑपरेटर्स लगे हुए हैं, सब पर पावर 1 होनी चाहिए, तब तो हम उसको बोलेंगे लीनियर, लीनियर ऑपरेटर, ओके। लीनियर इक्वेशन वो इंटीग्रल की अगर फॉर्म में तो इंटीग्रल फॉर्म लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, अगर वो डिफरेंशियल की फॉर्म में है तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोला जाएगा। अंडरस्टैंड, ठीक है। अब यहाँ इंटीग्रल इक्वेशन की बात हो रही है तो हम डिफरेंशियल को बीच में ना लाते हुए बस इतना सा इंट्रोडक्शन लेना है कि सबकी डिग्री 1 हो, तो जितने भी ऑपरेटर्स हैं तो ये ध्यान रखना कि वो कहलाता है लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, सॉरी लीनियर इक्वेशन, ठीक है।
अब यहाँ इंटीग्रल इक्वेशन की बात करते हैं, तो इंटीग्रल इक्वेशन आपकी इंटीग्रल इक्वेशन होती है आपकी एच एक्स जी एक्स एफ एक्स प्लस लैम्बडा इंटीग्रेशन ए, अब मैं यहाँ से बाद में बात करता हूँ ऊपर की लिमिट की, लैम्बडा ए से बी, ये वाली वैल्यू लिमिट्स होती है अलग अलग, और यहाँ होती है के एक्स टी जी टी डी टी। ओके, ये हमारी इक्वेशन है, नॉर्मल ये होती है। यहाँ जो अननोन फंक्शन की बात करें, ओके, अननोन फंक्शन की हम लोग बात कर लें, यहाँ अगर जो अननोन फंक्शन हमें दिया गया है वो उसके ऊपर पावर ओनली 1 लगी हुई है, ध्यान रखना कोई पावर नहीं है उसके ऊपर, 1 लगी हुई है, तब तो उस इक्वेशन को हम बोलेंगे पूरा का पूरा जो इंटीग्रल इक्वेशन होगा। इंटीग्रल इक्वेशन की फॉर्म आपको समझ में आ गई होगी किस तरह की होती है। इंटीग्रल इक्वेशन की फॉर्म होती है एच एक्स जी एक्स एफ एक्स लैम्बडा। हाँ, ये जो फंक्शन है नॉन फंक्शन जो मैंने बताए थे आपको, वो फंक्शन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हो सकता है एच एक्स का मान आपका 0 हो, एफ एक्स का मान 0 हो, लैम्बडा की वैल्यू कुछ और हो जाए, कॉम्प्लेक्स हो जाए, जैसी भी हो जाए, पर लेकिन ये कंफर्म है कि जो भी वैल्यूज होंगी यहाँ पर इसी फॉर्म में होने वाली है। ठीक है, यहाँ पर जो जीटी की पावर 1 है, तो ये ध्यान रखना कि आपका जो इक्वेशन है, जो इंटीग्रल की साइन लगा हुआ है, लिमिट लगी हुई है, ऊपर की लिमिट कैसी भी हो सकती है, मैंने बताया दोनों तरह की लिमिट्स हो सकती हैं, उन लिमिट्स के बेस पर हम अभी डिवाइडेशन आगे करेंगे। तो यहाँ पर ये जो है, तो ये आपका कहलाएगा लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। आर यू अंडरस्टैंड ऑल स्टूडेंट? यस, ओके। इफ एनी पावर ऑफ अननोन फंक्शन इज मोर देन 1, ओके, यानी कि अगर पावर 1 से अधिक हो गई है इंटीग्रल साइन के अंदर, जैसे मान के चले यहाँ पर 2 हो गई है, तो ये आपका एक नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन कहलाएगा, नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। ओके, ये नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन क्या समझ में आ गया? अननोन फंक्शन की पावर इंटीग्रल साइन के अंदर अगर 1 से अधिक है, 2 है, 3 है, 4 है, यानी मोर देन 1, देन द गिवन इक्वेशन इज नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। ओके, या इट्स क्लियर। and then next two types integral equation we discussed now, and next again we discussing singular integral equation. What is the singular integral equation? All the student now that singular, what is the singular? Okay, मैं आपको बता देता हूँ singular है क्या। अभी कुछ स्टूडेंट हिंदी मीडियम के भी होंगे तो उन्हें थोड़ा इश्यू आता होगा इंग्लिश का, तो अब मैं दोनों लैंग्वेज को यूज ले रहा हूँ। सिंगुलर की बात कर लेते हैं, ठीक है। सिंगुलर क्या है? विचित्र। जैसे विचित्र क्या है? विचित्र का नाम समझ में आ रहा होगा। विचित्र मतलब दुनिया से अलग, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं, उससे हटके, ठीक है। जैसा आदमी को होना चाहिए वैसा न होके वो कुछ अलग टाइप्स का हो जाता है, तो वो कहलाता है यहाँ सिंगुलर। जैसे कि आपको पता है कि सब इंसानों के हाथों अंगुलियों में हाथों में जो अंगुलियां होती है 5-5 होती हैं। अगर किसी इंसान के मान के चलो कि एक हाथ में 7 अंगुलियां हो गई हैं, तो वो एक विचित्र रूप ले लिया उसने, ठीक है। ओके, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी इंटीग्रल इक्वेशन की बात करते हैं। इंटीग्रल इक्वेशन में हमने बताया था इंटीग्रल इक्वेशन होती क्या है। आपको एक बात बताई थी कि इंटीग्रल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें सब कुछ इस फॉर्म में लिखा होता है। यहाँ ये पावर होती है ऐसी नहीं होकर के ये नॉर्मल होती हैं, जिस तरह की आपको ये बताई गई है, ठीक है। इस तरह का होता है, पर लेकिन इसको विचित्र कब बनाया जाता है? जब आपको ये बोला गया था कि यहाँ जो लिमिट्स होती है वो लोअर लिमिट होती है, वो एक वेरिएबल नहीं होकर के एक कांस्टेंट वैल्यू होने वाली है। क्या होने वाली है भाई? एक कांस्टेंट वैल्यू होने वाली है। यहाँ विचित्र कब बनेगा मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपका वही इंटीग्रल इक्वेशन है, ठीक है, एच एक्स जी एक्स एफ एक्स प्लस लैम्बडा इंटीग्रल का साइन के एक्स टी जी टी डी टी ऐसा लिखा गया है, और आपका जो ये जो लिमिट्स है वो या तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हो, यानी आपको फिक्स नहीं किया गया कि आपकी लोअर लिमिट क्या है, आपको दे दिया माइनस इन्फिनिटी से प्लस का इन्फिनिटी, तो ये मान के चलो कि इसके बीच में आपका कुछ सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। कोई पर्टिकुलर पॉइंट और पर्टिकुलर वैल्यूज हो, कोई एक पॉइंट भी फिक्स हो। अगर आपको बोल दिया जाए कि आपकी कोई घड़ी या जो भी है वो किसी पर्टिकुलर एरिया में खोई हुई है, तब तो आप उस चीज को ढूंढ पाएंगे। और आपको अगर ये बोल दिया जाए कि आपकी कोई घड़ी या कोई जो भी आइटम्स है वो आपका पूरे इस पता ही नहीं है कहाँ खो गया, इस पूरे ब्रह्मांड में पता नहीं है कहाँ खो गया,
तो मान के चलो वो मिल जाए, कोई मुश्किल से एक पॉसिबिलिटी होगी, क्योंकि तो गारंटी नहीं है उस चीज के मिलने की। तो उसी तरीके से यहाँ पर है कि हमें ना तो वो एक फिक्स पॉइंट कर रहा है, ए नीचे वाला भी ना ऊपर वाला। जब दोनों पॉइंट ही फिक्स नहीं है तो इसका मतलब है कि इस पूरे का सॉल्यूशन हम निकालना मुश्किल है, यानी कि इसका ये विचित्र आदमी है या विचित्र काम कर रहा है अपना बैठ के। क्लियर? ओके। एक तरीका तो ये है विचित्र पता करने का कि लिमिट्स जो हैं वो दोनों इन्फिनिटी बन जाए हमारी। तो ये यहाँ पर होने वाला है सीधा सीधा एक इंटीग्रल इक्वेशन, जो कि एक सिंगुलर टाइप्स का, टू टाइप्स के हम पहले पढ़े हैं, सिंगुलर टाइप्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये सिंगुलर टाइप्स का हो तो गया, पर लेकिन अब आगे कहानी और भी होती है कि सिंगुलर टाइप्स यहीं से पता लग सकता है क्या? नहीं, एक ये भी होता है कि आपको जो लिमिट्स हैं, काफी बार क्या होता है कि इंटीग्रल इक्वेशन में लिमिट्स भी दे दी जाती हैं, पर लेकिन वो एक सिंगुलर टाइप्स का बनता है। वो कैसे बनता है वो केस भी देखिए। यहाँ एच एक्स जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्बडा इंटीग्रेशन, और यहाँ जो लिखा होता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, इसकी जगह जैसे आपको लिख दिया यहाँ पर 0 से एक्स लिख दिया, यानी एक चीज, एक लिमिट फिक्स कर दी आपको। क्या बोलिएगा आप दोबारा, क्या बोल रहे हैं? हाँ, तो 0 से x लिख दिया, और यहाँ पर के एक्स टी लिखा है, और साथ में आपको एक फंक्शन दे दिया x माइनस टी की पावर अल्फा। ठीक है, जी टी डी टी। तो यानी कि कुल मिला के ये कहना चाह रहा है कि अगर आपका इंटीग्रल साइन के अंदर जो फंक्शन लिखा हुआ है, यानी ये जो कर्नल है, ये पूरा कर्नल का वैल्यू होगा। अननोन फंक्शन तो आपका सिर्फ ये होने वाला है। ठीक है, अननोन फंक्शन के अलावा जो इंटीग्रल साइन के अंदर बच जाता है वो आपका कर्नल है। ये दिमाग में लगा लें कि इंटीग्रल साइन के अंदर अगर अननोन फंक्शन जी टी डी टी या जो भी लिखा है, यहाँ जी टी डी टी लिखा है, मान के चलो कि यहाँ बाहर आपको जी एक्स की जगह यहाँ लिखा होता पी एक्स, तो अंदर भी जो जी टी लिखा होगा उसकी जगह लिखा होगा पी टी। ओके, जैसा बाहर जी लिखा है तो वहां भी अंदर भी जी, यहाँ पी लिखा है तो यहाँ भी पी। और जो अननोन फंक्शन है उसको आप नेगलेक्ट कर दें, उसको पता कर लें अननोन फंक्शन क्या है, उसके अलावा जो बच गया अंदर वो सारा का सारा आपका कर्नल तैयार है। ठीक है, अब यहां पर ये सिंगुलर कैसे बोल रहे हैं हम इसको, क्योंकि अगर हम इसके अंदर x माइनस टी लिखा है, अगर इसके अंदर t की जगह मैं x रिप्लेस कर दूं, अब मुझे पता लिमिट 0 से x दी है तो मैं x रख सकता हूं। यानी कि कर्नल के अंदर जो लिमिट दी है उसमें से किसी एक पॉइंट के लिए अगर वैल्यू हमारी हर का मान 0 हो जाता है, तो 0 होने के केस में हम इसके अंदर भाग देंगे, जो कर्नल के अंश में डिनोमिनेटर की बात करें उसके अंदर, तो भाग देंगे तो वो वैल्यू बन जाती है इन्फिनिटी। क्योंकि आपने पढ़ा होगा 1 अपॉन या एनी वैल्यू एंड अपॉन 0 इक्वल्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो इस केस में जब हमारा पूरा इंटीग्रल का साइन ही इन्फिनिटी हो गया, तो हम पता किसका करने वाले हैं? कुछ का, किसी का भी पता नहीं लगने वाला हमें, क्योंकि जब ये इन्फिनिटी हो गया, पता किससे करते हैं? अननोन फंक्शन का पता करते हैं। अननोन फंक्शन ही गायब हो गया पूरा यहाँ से, तो हमारा सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये होती है सिंगुलर टाइप्स की। तो आपको 3 टाइप्स की मैंने इंटीग्रल इक्वेशन के बारे में डिस्कस कर लिया है। लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन बता दिया आपको कि जो अननोन फंक्शन है उसकी पावर 1 है ओनली, तो लीनियर कहा जाएगा। नॉन लीनियर की बात करें, अगर पावर हमारी यहाँ पर जो है वो अगर जो पावर आ रही है हमारी अननोन फंक्शन के ऊपर, वो अगर 1 से मोर देन हो, यानी कि 1 से अधिक है, तो ये मान के चलिए कि आपकी जो इंटीग्रल इक्वेशन होने वाली है वो होने वाली है आपकी नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। ओके, सिंगुलर टाइप पावर, हाँ रेशनल हो सकती है। ओनली यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर जीटी की पावर 1 के मोर देन हो गई, ओके, तो वो नॉन लीनियर के अंदर काउंट करना है हमें, सारी वैल्यूज को नॉन लीनियर के अंदर काउंट करना है। ओके, और अगर अननोन फंक्शन के अलावा अगर वो पूरा फंक्शन जो भी इंटीग्रल साइन दिया है उसकी लिमिट्स अगर माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी है, या यहाँ पर मान के चलो कि ऐसा नहीं देकर कोई लिमिट दे दी और लेकिन वो वैल्यू एक इनफाइनाइट को अचीव कर लेता है, यानी कि इन्फिनिटी बन जाती है उसका कर्नल, तो ये मानना कि वो भी एक सिंगुलर इक्वेशन बनने वाली है। ओके, ये हमारा खत्म होता है कहानी इसके एक मोटे तौर पर लीनियर, नॉन लीनियर, सिंगुलर का। अब लीनियर और नॉन लीनियर जो दोनों टाइप्स की इक्वेशंस होती हैं, इनको अब हम
चेंज करते हैं, यानी कि अगले कदम पर आते हैं। तो लीनियर और नॉन लीनियर को कितने तरीके से हम बांट सकते हैं वो देखिए। लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन एंड नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। सही साफ दिखाई दे रहा है आप लोगों को? चलिए, तो लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन की बात करें, नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन की बात करें, इसको फिर डिवाइड करते हैं। इसको फिर डिवाइड किया जाता है दो भागों में, ठीक है, जो होती हैं फ्रेडहोम, ठीक है, एंड वोल्टेरा। टाइप अब यहाँ आपको दो टाइप्स के नाम मैं बोल रहा हूँ, फ्रेडहोम टाइप्स इंटीग्रल इक्वेशन, वोल्टेरा टाइप्स इंटीग्रल इक्वेशन। आपको अभी ऑड लग रहा होगा ये नाम, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो फ्रेडहोम और वोल्टेरा ये क्या है, इसका हिंदी में अर्थ जानने की दिमाग में आ रहा होगा, पर लेकिन हिंदी में नहीं आएगा क्योंकि इनका नाम ही यही है। हिंदी में भी आप पढ़ेंगे तो नाम भी यही आने वाला है आपका। इनको आप इसी फ्रेडहोम बोलेंगे और इसको वोल्टेरा बोलेंगे। ओके, अभी है क्या कहानी वो सुनिए। फ्रेडहोम है क्या? फ्रेडहोम और वोल्टेरा ये जो भी है आपका, ये इस तरह का है कि यहाँ जो आपकी इक्वेशन होती है वो होती है एच एक्स जी एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस लैम्बडा। इंटीग्रेशन लिमिट होती है, लोअर लिमिट हमें एक वैल्यू दी हुई होती है, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू, यहाँ के एक्स टी और जी टी डी टी ये लिखा होता है हमें। डन, ये पढ़ा है आप लोगों ने सबने? पीछे से हम यही डिस्कस करते आ रहे हैं, इसी इक्वेशन की बात कर रहे हैं और आगे भी इसी की बात करेंगे। ओके, तो ये जो लिखा है ना, इसमें ऊपर वाली लिमिट की बात की जाती है, बस इसके ऊपर चेंज है। अगर ऊपर वाली लिमिट के ऊपर बेस है, अगर जो कुछ टाइप स्पेशल टाइप्स की है वो इसमें आ जाएंगी, कुछ स्पेशल टाइप्स की इसमें आ जाएंगी। अब वो है क्या स्पेशल टाइप? अगर अपर लिमिट भी, लोअर लिमिट तो हमारी कांस्टेंट है ही, अगर अपर लिमिट भी हमारी अगर हो जाती है यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू, यानी कि बी लिख दिया जाए, बी ए और बी दोनों वैल्यूज अगर हमारी यहाँ पर कांस्टेंट हैं, ये बाकी सारी जो वैल्यूज जैसी होनी है वैसी रहेंगी, सिर्फ ये नया चेंज ये आ जाएगी जो अपर लिमिट हम जो लेके चल रहे थे कि ये कुछ भी हो सकती है, यहाँ पर वेरिएबल भी हो सकता है और ये कांस्टेंट भी हो सकता है। तो दोनों में से ये ध्यान रखना कि जो अपर लिमिट है हमारी, ठीक है, वो जो अपर लिमिट है वो अगर एक कांस्टेंट वैल्यू है तो ये क्लियर है कि वो जो इक्वेशन बनेगी वो एक आपकी फ्रेडहोम टाइप्स इंटीग्रल इक्वेशन बनने वाली है। क्लियर? आगे अगली बात आती है, अगर ये जो ऊपर वाली लिमिट्स की हम बात करें, अपर लिमिट जो हमने लगाई हुई है यहाँ पर या जो दी हुई है हमें, वो लिमिट अगर एक कांस्टेंट वैल्यू न होके वो एक अगर वेरिएबल बन जाए, वेरिएबल का मतलब एक्स और टी अंदर लिखा हुआ है और एक्स यहाँ पर लिमिट लग जाए, टी लग जाए, यानी कोई भी एक वेरिएबल फॉर्म आ जाए यहाँ पर, तो ये मानना कि वो जो इक्वेशन बनेगी वो आपकी वोल्टेरा टाइप बनेगी। बस दोनों में जो मेजर चेंज है वो यही है कि जो आपका इंटीग्रल साइन है ना, उसकी अंदर जो अपर लिमिट है उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। सबसे पहले आपको बताया गया था कि अननोन फंक्शन के ऊपर बेस, अननोन फंक्शन में अगर पावर 1 है 2 है उसके बेस पर कैसे चेंज करते हैं। फिर कर्नेल के बेस पर बताया था कि कर्नेल अगर हमारा इनफाइनाइट को अचीव कर लेता है तो सिंगुलर बन जाता है। और अगर आप फिर आगे हमने बताया था एक नया भी जो हम डिस्कस कर रहे हैं आपके सामने, कि अगर अपर लिमिट हमारी वेरिएबल है तो वो वोल्टेरा टाइप, और अगर वो एक कांस्टेंट वैल्यू है तो वो एक सिंगुलर, ये यहाँ पर बनने वाली है फ्रेडहोम टाइप। ये नॉन लीनियर में भी होता है और लीनियर में भी होता है, दोनों में चलता है ये मैटर। क्लियर? अगर नॉन लीनियर है, मान के चलिए जीटी की पावर 2 लगाई हुई है, यहाँ पर ए से एक्स लिख दिया, तो वो वोल्टेरा टाइप इंटीग्रल इक्वेशन होगी, पर लेकिन वो
लीनियर न होकर के वो नॉन लीनियर कहलाएगी। वोल्टेरा टाइप नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन बोला जाएगा उसे, अगर यहाँ पर पावर 2 है तो। ठीक है, तो ये तो हुई हमारी मेजर बातें फ्रेडहोम और वोल्टेरा टाइप्स की। अब इनके काइंड्स के बारे में बात पता कर लेते हैं कि फ्रेडहोम और वोल्टेरा भी अंदर से कितने तरीके की बन सकती है। तो देखिए यहाँ पर ये 3 काइंड्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों की अब बातें आती हैं, ये दोनों किस तरह की होने वाली हैं। आपको मैं इसके नोट्स डाल दूंगा इसी एप्लीकेशन पर और ग्रुप्स में भी, अगर आप ज्वाइन करते हैं हमें। ठीक है, और इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नोट्स जो भी हैं हमारे इसके जो भी आपको चाहिए। ये देखो, ये फ्रेडहोम और वोल्टेरा दोनों में ही सेम टाइप्स होंगे जो अभी मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पर इसको फिर डिवाइड किया जाता है। आपको पता चलिए फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन है हमारी, वोल्टेरा टाइप्स इंटीग्रल इक्वेशन है। तो जो फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन है ये भी कितने तरीके की हो सकती है, वोल्टेरा टाइप्स कितने तरीके की हो सकती है। ये 3 टाइप्स की हो सकती है। पहली मैं आपको बता दूं, पहली है फर्स्ट काइंड। अभी आपको मैं एक पेपर बताता हूँ, आरपीएससी का भी जो पेपर हुआ था उसके अंदर सवाल पूछा गया था इंटीग्रल इक्वेशन का। उसके अंदर सिर्फ ये पूछा गया था कि आपको ये बताना है कि जो इंटीग्रल इक्वेशन है वो कौन से काइंड की है, और ये फ्रेडहोम वोल्टेरा है, फ्रेडहोम है या वोल्टेरा है, फर्स्ट काइंड है, सेकंड काइंड है, थर्ड काइंड है। इसके अप्रोक्स 5 सवाल आए थे आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर, अभी जो एग्जाम हुई थी उसके अंदर। हाँ, तो 5 सवाल आए थे और 5 सवाल 5 नंबर के थे। बहुत इजी थे, कुछ भी नहीं था उसके अंदर। सिर्फ आपको ये अभी जो पढ़ा है उसमें से घूम फिर के आया था कि फ्रेडहोम एक इंटीग्रल इक्वेशन इस फॉर्म में दे दी गई थी। उसमें पूछा गया था कि कर्नल क्या है। उसमें फिर ये पूछा गया कि ये वोल्टेरा टाइप्स है, तो कौन से वोल्टेरा टाइप्स है, फर्स्ट काइंड है, सेकंड काइंड है, थर्ड काइंड है, ये इस तरह का पूछा गया था। ठीक है, तो आपको ये जो बताया जा रहा है इसको अच्छे से समझें। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ओनली लीनियर के बारे में, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन के बारे में। तो देखो फर्स्ट काइंड की इंटीग्रल इक्वेशन क्या होगी वो सुनिए। फर्स्ट काइंड की इंटीग्रल इक्वेशन क्या होगी, एक ऐसी इंटीग्रल इक्वेशन जिसके अंदर अगर मेरा नॉर्मल फॉर्म यही होती है, आपको पता होगा, एच एक्स जी एक्स एफ एक्स प्लस लैमडा इंटीग्रेशन ए से बी। मैं फ्रीडम होम की बात कर लेता हूँ, वोल्टेरा करेंगे तो एक्स लगा देंगे बस, ओनली फर्क इतना सा आएगा। ठीक है, के एक्स जी टी डी टी। तो यहाँ पे फर्स्ट काइंड की इक्वेशन कैसी होती है, अगर हमें एच एक्स का मान दे दिया जाए क्या, 0। अगर हमें दे दिया जाए एच एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, तो एच एक्स इक्वल टू 0 दे दिया तो पूरी इक्वेशन किस फॉर्म में जनरेट हो जाएगी। देखो एच एक्स का मान 0 करते पूरी टर्म क्या हो गई, 0। ठीक है, अब ये जब वैल्यू 0 हो गई तो हमारे पास अंदर क्या बच गया, ये बच गया। अब ये बच गया तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास इक्वेशन किस फॉर्म में आने वाली है, इक्वेशन आएगी एफ एक्स प्लस लैमडा इंटीग्रेशन ए से बी के एक्स टी जी टी डी टी इक्वल टू 0। अब ये इस फॉर्म में रिड्यूस होकर के आ गई है, कौन सी इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन। जब ये वाली इक्वेशन रिड्यूस होकर के इस फॉर्म में आ चुकी है, बी लिया है मैंने क्योंकि फ्रेडहोम होम की बात कर रहा हूँ। वोल्टेरा की जब आप बात करेंगे तो यहाँ ओनली एक्स लगा देना। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन आ गई है ये एक फर्स्ट काइंड की एक इंटीग्रल इक्वेशन हो गई है, फर्स्ट काइंड फ्रीडम होल इंटीग्रल इक्वेशन। ओके, ठीक है, ये ध्यान रखना कि अगर एच एक्स का मान, यहाँ एच एक्स का मान 0 है तो आपका फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन है ये जस्ट टाइप अभी जो दिया है। अगर यहाँ एक्स है तो यहाँ पर ये होने वाली है वोल्टेरा फर्स्ट काइंड इंटीग्रल इक्वेशन। ये इसी तरह के सवाल पूछे गए थे, मैं आपको अगली जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर मैं बताऊंगा उस पेपर को, और उसमें देखना कि उसमें किस तरह से ये लगाया गया है। बड़ा अल्टीमेट तरीके से पेपर आया था, बहुत ईजी वे में कर सकते हो। और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम होने वाली है तो तैयारियां करें अच्छे से, और उसमें यही आने वाला जो आपको बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। ठीक है, अब आते हैं सेकंड काइंड पर। सेकंड काइंड है क्या वो सुनिए। अगर आपका जो इंटीग्रल इक्वेशन है उसमें एच एक्स का मान दे दिया जाए 1, ओके, एच एक्स का मान दे दिया जाए यहाँ पर 1, तो यहाँ जो कहलाता है इंटीग्रल इक्वेशन वो कहलाएगी आपकी सेकंड काइंड, सेकंड काइंड इंटीग्रल इक्वेशन। और साथ में जैसी भी है, वोल्ट फ्रीडम होल है तो फ्रीडम होल, और वोल्टेरा है तो वोल्टेरा, जैसी भी है।
ओके, अभी देखो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, एच एक्स की जगह 1 रखना है तो किस फॉर्म में आ जाएगा, जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्बडा इंटीग्रेशन ए से बी के एक्स टी जी टी डी टी। डन, एनी इशू? ये सेकंड काइंड की हो गई है। ओके, चलिए अब सेकंड काइंड को भी आगे डिवाइड करेंगे हम लोग। यहाँ पर टू फॉर्म में, एक होमोजीनियस फॉर्म आ जाती है और एक नॉन होमोजीनियस फॉर्म आती है, उसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे आगे, पर अभी थर्ड काइंड की बात कर लेते हैं। थर्ड काइंड की इंटीग्रल इक्वेशन क्या है, जो पर्टिकुलरली आपको यहाँ बोला गया था, पर्टिकुलरली जो आपको इक्वेशन बोली गई थी कि एच एक्स जी एक्स एफ एक्स प्लस लैम्बडा इंटीग्रेशन ए से बी के एक्स जी टी डी टी, ये जो इक्वेशन है, ये एक खुद एक इक्वेशन जो दी गई है, एक जनरल फॉर्म है, और ये थर्ड काइंड की इंटीग्रल इक्वेशन कहलाती है। अगर यहाँ पर लिमिट फिक्स है तो यहाँ पर ये कहलाएगी फ्रेडहोम थर्ड काइंड इंटीग्रल इक्वेशन, और अगर यहाँ इसकी जगह वैल्यू है एक्स तो ये कहलाती है वोल्टेरा टाइप थर्ड काइंड इंटीग्रल इक्वेशन। डन, चलिए तो यहां तक आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से कि कैसे किस टाइप में हम लोग इनको बांट सकते हैं और क्या कुछ इनके बारे में है हमारा, ठीक है। अब आगे इसमें मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस सेकंड काइंड के बारे में। सेकंड काइंड को मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ, सेकंड काइंड कैसे होता है। सेकंड काइंड होमोजीनियस होता है, मैं सेकंड काइंड जो है, सेकंड काइंड को ले रहा हूँ स्पेशली, और बाकी में टाइप्स नहीं है। सेकंड काइंड, सेकंड काइंड क्या है भाई, सेकंड काइंड को दो भागों में बांट दिया। सेकंड काइंड का मतलब आपको समझ में आ गया, इंटीग्रल इक्वेशन होने वाली है आपकी यहाँ जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्बडा इंटीग्रेशन ए से बी के एक्स टी जी टी डी टी। आपको मैं सही एक बात बता दूं, जो इंटीग्रल इक्वेशन आएगी उसमें ये वाला जो फंक्शन होगा ये ऐसा ही रहने वाला है, इसकी जगह कुछ वैल्यू आ जाएगी, इसकी जगह कुछ वैल्यू आ जाएगी, इसकी जगह कुछ वैल्यू आ जाएगी, बाकी सेम रहने वाले हैं। यहाँ लिमिट है वो थोड़ी चेंज हो जाएगी, वहां नंबर्स आ जाएंगे आपके, बाकी का सिर्फ ये जो फंक्शन है ये और ये तो सेम रहने वाले, ये चेंज नहीं होने वाले, ठीक है। तो सेकंड काइंड में कैसे आया था आपको बताया था, यहाँ एच एक्स होता था, एच एक्स की जगह अगर 1 कर देते हैं तो यहाँ पर ये कहलाता है एक सेकंड काइंड की एक इंटीग्रल इक्वेशन। अब यहाँ पर सेकंड काइंड को दो भागों में बांट दिया। सेकंड काइंड दो तरह के होते हैं क्योंकि यहाँ पर फंक्शन ये वाली वैल्यू है उस पर डिपेंड करता है। अगर यहाँ एफ एक्स का मान 0 हो जाता है, ठीक है, यहाँ अगर एफ एक्स का मान 0 हो जाता है, एफ एक्स का मान 0 नहीं होता, अगर आपका इक्वेशन इसी फॉर्म में जी एक्स बराबर एफ एक्स प्लस लैम्बडा इंटीग्रेशन ए से बी के एक्स टी जी टी डी टी, तो ये मान के चलो कि ये जो इक्वेशन है आपकी ये होमोजीनियस हो गई, ये नॉन होमोजीनियस है। ये नॉन होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन है अगर यहाँ एफ एक्स का मान 0 नहीं है, एफ एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 एंड एच एक्स इक्वल टू 1, इसमें रखना है, इन दोनों मानों को उठा करके रख देना है आपको इस इक्वेशन में। अगर इस इक्वेशन में रख देना एच एक्स की जगह 1 एफ एक्स की जगह 0, जो इक्वेशन जिस भी फॉर्म में रिड्यूस होकर आएगी वो आपकी कहलाएगी नॉन होमोजीनियस सेकंड काइंड फ्रेडहोम होल इंटीग्रल इक्वेशन, क्योंकि सारे चीजें मिल गई हैं उसके अंदर। कैसे कैसे मैंने बताया, लिमिट फिक्स है, फ्रेडहोम हो गई है, ठीक है। सेकंड काइंड क्यों बोला गया है, क्योंकि उसके अंदर एच एक्स का मान 1 कर दिया गया है, ठीक है। और नॉन होमोजीनियस क्यों बोला, क्योंकि वहां पर एफ एक्स का मान 0 नहीं है। ओके, सारी मतलब जो भी प्रॉपर्टीज आपको बताई है सबको इंप्लाइज कर देना है, आपको पता चल जाएगा किस टाइप्स की इंटीग्रल इक्वेशन होने वाली है। अब आगे अगर आपका एफ एक्स का मान 0 हो, एच एक्स का मान 1 हो, यानी कि दोनों एफ एक्स का मान 0 एच एक्स का मान 1, इनको उठा करके वही वापस पुरानी इक्वेशन में रखेंगे तो आपका क्या किस फॉर्म में आएगा, जी एक्स बराबर लैम्बडा इंटीग्रेशन ए से बी
के एक्स टी जी टी डी टी। ओके, ये जो बन गया, ये जो हमारा बन गया, ये पूरा का पूरा एक कहलाएगा होमोजीनियस फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। ठीक है, क्यों है पता है? क्योंकि एच एक्स का मान 1 है, एफ एक्स का मान 0 है, और यहाँ इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो ए से बी है, यानी कि कुछ ना कुछ वैल्यू होने वाली है इनकी, कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, सीधी सी बात पता चल गई। यहाँ से पता चलता है आपको लिमिट से कि फ्रेडहोम है। यहाँ एच एक्स का मान 1 है तो पता चलता है कि ये सेकंड काइंड है, और यहाँ एफ एक्स नहीं है, एग्जिस्टेंस ही नहीं कर रहा है, तो सीधी सी बात है कि वो होने वाला है होमोजीनियस। ओके, चलिए, तो ये आपका जो इंटीग्रल इक्वेशन का डिवाइडेशन था वो कंप्लीट हो चुका है, और इसी के साथ अब जो पूरा मैंने पढ़ाया है उसको एक नोट्स की फॉर्म में मैं आपको भेज रहा हूँ सभी को, तो आप उसे देखना। जो मैंने आपको बोला है, सिखाया है, वो सेम उसी लैंग्वेज में लिखा हुआ है जिस लैंग्वेज में मैंने आपको अभी बोल के, पढ़ के, लिख के बताया है। ठीक है, तो इसे पढ़ेंगे, और रोज हमारी 1 घंटे की क्लास आने वाली है, और आगे हम करेंगे आने वाले 6 दिन के अंदर, 6 या 7 दिन के अंदर इंटीग्रल इक्वेशन जो बुक है, पेपर है आपका पूरा एमएससी फाइनल में या प्रीवियस में जिन भी यूनिवर्सिटीज के अंदर है, उसको 6 या 7 दिन के अंदर हम फ्री कर देंगे। और पूरा का पूरा एग्जाम में अगर आप पूरा पढ़ के जाएंगे, जो हम पढ़ा रहे हैं उसको सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना देख लेना। अगर उसको देखेंगे, सिलेबस आप चाहे नेट के एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो या फिर आप पढ़ रहे हो इसे अपने पीजी कोर्सेज के लिए, तो ये मानना कि पूरा का पूरा पेपर इससे बाहर नहीं आने वाला, क्योंकि जो यहाँ स्टार्टिंग थी 0 लेवल से हमने स्टार्ट कर दिया था, और अब इसको जितना हम पूरा पेपर जितना सिलेबस में है, नेट के में, नेट का सिलेबस ये मान के चलो कि सबसे बड़ा सिलेबस है जो नेट के सिलेबस में आ गया, वो बाकी के सब में सबसे ऊपर है। जिस तरह हाथी का पैर होता है ना, कि हाथी का पैर सभी जानवरों से बड़ा होता है, उसमें किसी का भी आप पैर उठा के रखोगे तो वो छोटा ही रहने वाला है। उसी तरह से यहाँ पे नेट का जो सिलेबस है वो सबसे बड़ा है, तो आप ये मानो जो करा दिया वो फाइनल है, उससे बाहर कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये तो फ्रेडहोम की बात कर ली थी। अब आप वोल्टेरा के भी इस तरह से बांट सकते हैं कि यहाँ पे जो बी है उसकी जगह एक्स कर देना। ठीक है, सेम पूरा प्रोसीजर वही है। आप रफ कॉपी लीजिए, जो पढ़ा है उसे पहले अपनी लैंग्वेज में लिखिए। मैं नोट्स सेंड कर रहा हूँ, नोट्स को आप ये नहीं पीडीएफ में पढ़ रहे हैं, अपने हाथों से वापस लिखिए, रफ कॉपी में लिखिए, ताकि आपको पता चले कि हमने पढ़ा क्या है और एग्जाम में आता क्या है, पूछता क्या है, और आपका माहौल भी क्रिएट होगा पढ़ने का कि कुछ लगा कि हम लोग पढ़े हैं आज। ठीक है, आशा करते हैं कि सभी इस कोविड के दौर में अच्छे होंगे। अब मिलते हैं आगे के एक नए वीडियो में। टेक केयर, बाय। हितेश जी, रिकॉर्डिंग बंद कर। हाँ बताओ। हाँ, बात शाम को भी देख लेंगे एक। आप तो मुझे ये बताओ मजा आया नहीं आया? हाँ, और एक बार बता दूं, ईयरफोन लगा के पढ़ोगे ना, तुम्हें ये लगेगा ही नहीं कि तुम अकेले घर बैठे हो भाई साहब, ऐसी फीलिंग आएगी क्लासरूम की दबा के। मैं अपना बताता हूँ यार, मैं खुद ईयरफोन लगा के बैठा हूँ, देख लो। और जो आपकी आवाज आ रही हो मेरे अंदर आ रही है, मुझे लगा ही नहीं कि मैं कितने लोगों को पढ़ा रहा हूँ। मेरी आवाज पता नहीं बाहर तक जा रही होगी दबा के, क्योंकि मैं तो तेज बोल रहा हूँ। नहीं,